नमस्कार दोस्तों। क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो लाने में इस बार बहुत विलम्ब हो गया है, पर आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समय पर वीडियोस मिलती रहेंगी। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके, कुछ कमी है तो कमेंट करके वो भी बताएं। आज की मूवी का नाम है डोंट लिसन, जो कि जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। इसके राइटर हैं सैंटियागो डियाज और डायरेक्ट किया है एंजल गोम्स हर्नांडेज ने। अभी की इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए कहानी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत एक स्विमिंग पूल से होती है जिसका पानी काफ़ी गंदा है और उससे काफ़ी झाड़ियाँ पड़ी हैं, और डैनियल उस स्विमिंग पूल में से उसके बेटे एरिक का बॉल निकाल कर देता है। सीन चेंज होता है जहाँ घर में एक लेडी एरिक को कंसल्ट कर रही होती है। वो एरिक से कहती है कि एरिक के पेरेंट्स ने खास कर एरिक के प्रॉब्लम को समझने के लिए उसे यहाँ बुलाया है, तो वो बिना डरे उसे सब कुछ बता सकता है। वो कहती है उसने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, एरिक इस पर भरोसा कर सकता है। तब एरिक पूछता है, क्या मेरी तरह और भी बच्चे हैं? वो लेडी कहती है हाँ। वो आगे कहती है, शायद तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा पुराना स्कूल और दोस्त छोड़ने पड़े। उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है, खुद उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता, पर ये घर सच में अच्छा है और वो जल्दी ही नया दोस्त बना लेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेडी आगे कहती है कि मुझे बताओ, तुम रातों को क्यों नहीं सो पाते हो, क्या परेशानी है? एरिक कहता है वो आवाज़ें मुझे उठा देती हैं। लेडी पूछती है क्या उसके पेरेंट्स की आवाज़ें? तो एरिक मना कर देता है। वो लेडी पूछती है ये आवाज़ें तुमसे क्या कहती हैं? एरिक कहता है वो मुझसे कुछ भी ड्राइंग करने को कहती हैं। वो लेडी कहती है क्या वो आवाज़ें वो अभी भी सुन रहा है? तो एरिक कहता है हाँ। वो पूछती है कि क्या कह रही हैं वो आवाज़ें? तो एरिक कहता है आपसे बताने को नहीं कहा है। अगले सीन में डैनियल, जो एरिक का पिता है, वो उस लेडी कंसल्टेंट से पूछता है कि क्या परेशानी है एरिक के साथ। तो वो लेडी कहती है एरिक की इमेजिनेशन बहुत अच्छी है और वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो खुद के साथ ही खेलना और बात करना सीख गया है। वो कहती है कि सारा ने उसे बताया कि आपका घर खरीदने का काम है। डैनियल कहता है हाँ, फिर हम उसे रेनोवेट करके बेच देते हैं। वो लेडी कहती है ये सब शायद इसीलिए है क्योंकि आप लोग बराबर घर चेंज करते रहते हैं। उधर एरिक के कमरे में एक मक्खी को उड़ते हुए दिखाते हैं, जो कि खिड़की से एरिक उस लेडी कंसल्टेंट को जाते हुए देख रहा होता है। तभी उसके रेडियो वॉकी में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिन्हें वो कान से लगाकर सुनता है। उधर वो लेडी कंसल्टेंट अपनी कार में रेडियो ऑन करके रखती है। उसे बीच बीच में अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसके रेडियो पर। तभी उसके कान में एक मक्खी अंदर चली जाती है और एरिक अपनी ड्राइंग बुक पर कुछ ड्रॉ कर रहा था। लेडी कंसल्टेंट अपनी कार पर संतुलन नहीं रख पाती है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी एक टूटे हुए पेड़ की डाली कार के अंदर घुस जाती है, जो उसके चेहरे के आर पार हो जाती है और वो बेचारी वहीं मर जाती है। उधर एरिक की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें उसने वही पेड़ की डाली बनाई रहती है जिसमें से खून टपक रहा था। उस लेडी कंसल्टेंट की डेथ के बाद वो मक्खी उसके दूसरे कान से निकल जाती है। कुछ समय बाद डैनियल घर के रेनोवेशन का काम कर रहा था, तो उसे दरवाजे पर कुछ मक्खियाँ दिखाई देती हैं जहाँ वो कोई दवा स्प्रे करता है। तभी रेडियो वॉकी पर एरिक उसे बुला रहा होता है क्योंकि उसकी बॉल फिर से स्विमिंग पूल में गिरी रहती है। डैनियल जाता है और बॉल निकाल कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर बॉल स्विमिंग पूल में जाए तो वह खुद ना जाकर उसे ही बुलाए। एरिक को उसकी माँ बुलाती है, फिर दोनों खेलते हुए घर जाते हैं। अगले सीन में एरिक बात ले रहा होता है तो वहाँ लगे एक साउंड डिवाइस से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ कोई कहता है कि डैनियल उससे नफरत करता है, मतलब एरिक से, और ये लगातार आवाज़ एरिक को सुनाई देती है। तभी उसकी माँ आती है तो आवाज़ बंद हो जाती है। एरिक कहता है माँ, क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं? तो उसकी माँ कहती है ये सब उसने कहाँ से सुना? तो वो थोड़ा रुक कर कहता है कि पापा ने रेडियो वॉकी पर उससे बताया। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मजाक मत किया करो, उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। रात में डैनियल एक टीवी शो देख रहा होता है जिसमें एक लेखक जर्मन डोमिंगो के बारे में बताते हैं, जिन्होंने अब एक नई किताब लिखी रहती है जिसका नाम है साउंड्स फ्रॉम द आफ्टर लाइफ, और उसके बारे में बताते हैं कि अगर आप ऐसी कोई आवाज़ सुनते हैं तो उसे भूल नहीं सकते। सारा, जो एरिक की माँ है, डैनियल से पूछती है कि क्या उसने एरिक से ऐसा कुछ कहा जिससे उसको बुरा लगा हो, तो डैनियल मना कर देता है।
डैनियल कहता है, तुमने सुना ना, साइकोलॉजिस्ट ने कहा था घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक बार स्कूल में उसके दोस्त बन जाएंगे। रात में हम एक बिल्ली को टहलते हुए देखते हैं और साथ में स्विमिंग पूल का गेट खुला रहता है, जिसकी आवाज़ से डैनियल उड़ जाता है। तभी एरिक के रेडियो ओके पर कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। डैनियल गेट अच्छे से बंद करके वापस आता है। घर में डैनियल को रेडियो ओके पर एरिक की आवाज़ सुनाई देती है। एरिक किसी से कह रहा होता है कि अभी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। हम एरिक को देखते हैं जहाँ वो अपने खिलौने के अचानक स्टार्ट हो जाने से चौंक जाता है। वो खिलौने को उठाकर बंद करता है तो उसे कर्टन्स के पीछे किसी के पैर दिखाई देते हैं। वो ऊपर देखता है तो उसे कोई दिखाई देता है, पर चेहरा साफ नहीं था। उसे अजीब सी आवाज़ें विस्पर होने लगती हैं। वो डरकर बेड पर छुप कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में आवाज़ विस्पर होना बंद हो जाता है। तभी कोई उसके मुंह को दबाने की कोशिश करता है। वो डर कर चिल्लाता है। तब तक डैनियल आ जाता है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। एरिक की आवाज़ सुनकर सारा भी आ जाती है और उसे शांत करती है। दूसरे दिन सारा एरिक को स्कूल से घर लाती है तो डैनियल पूछता है कि कैसा रहा दिन। सारा कहती है कि एरिक क्लास से निकलकर एक क्लोजेट में छिप गया था और टीचर के हाथ में काट लिया जब वो इसे निकालने की कोशिश कर रही थी। सारा कहती है कि कल से डॉक्टर कार्लोस रोज आएंगी कंसल्टेंट के लिए। तो एरिक कहता है कि माँ, वो डॉक्टर मर चुकी है। डैनियल कहता है कि तुम्हें कैसे पता? एरिक कहता है उन आवाज़ों ने उसे बताया। एरिक ऐसा कहता है। डैनियल फ़ोन करके पता करता है तो ये बात सही निकलती है। सारा कहती है, पर ये एरिक को कैसे पता चला? डैनियल कहता है जरूर किसी ने उसे स्कूल में बताया होगा। नेक्स्ट सीन में डैनियल एरिक के कमरे में जाता है उससे बात करने के लिए। वो पूछता है कि कल रात में मैं जब तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम रेडियो ओके पर किसी से बात कर रहे थे। एरिक कहता है कि आपसे बात कर रहा था। डैनियल कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। एरिक कह रहा था कि वो आपकी ही आवाज़ थी। एरिक वापस पूछता है कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ डैड? डैनियल कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बस थोड़ा परेशान हो घर बदलने की वजह से। एरिक कहता है मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, हम कहीं और क्यों नहीं चलते? डैनियल कहता है कि जब तक हम इसे रेनोवेट करके बेच नहीं देते तब तक नहीं जा सकते, जैसे हमने लास्ट घर में किया था। एरिक कहता है कि क्या माँ अभी भी गुस्सा है? तो डैनियल कहता है नहीं, वो ठीक है, तुम आराम करो। रात में एरिक रेडियो ओके पर आवाज़ें सुनते हुए कुछ ड्राइंग बना रहा था। फिर वो ड्राइंग लेकर बाहर की तरफ जाता है। हम कमरे में एक औरत को देखते हैं। सारा डैनियल को जगाती है क्योंकि स्विमिंग पूल का गेट फिर से आवाज़ कर रहा था। डैनियल बाहर जाने लगता है तो घर का डोर खुला मिलता है तो वो गन उठा लेता है। यहाँ भी डैनियल से कुछ दूरी पर एक औरत का साया दिखाई देता है। डैनियल जोर से पूछता है कौन है वहाँ? फिर वो बाहर जाता है। सारा उठकर एरिक के कमरे में जाती है पर एरिक कमरे में नहीं रहता। डैनियल को बाहर सीढ़ियों पर एरिक का क्लॉथ मिलता है तो वो एरिक को बुलाते हुए स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ता है जहाँ एरिक स्विमिंग पूल में गिरा रहता है। वो उसे जल्दी से निकालता है। सारा भी पहुँचती है पर एरिक तब तक मर चुका था। घर में वापस एक औरत का साया नज़र आता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। दूसरे दिन दोनों सेमेट्री से लौट कर आते हैं। एरिक की चीज़ें देखकर दोनों बहुत दुखी होते हैं। सारा कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर जाने के लिए तैयार होती है पर डैनियल नहीं जाता। वो सारा को जाने को बोलता है। सारा को बेड पर डैनियल के पिलो पर खून की बूंद गिरी हुई दिखाई देती है। सारा को जाने के बाद डैनियल फैमिली की पुरानी रिकॉर्डिंग लगाकर टीवी पर देख रहा होता है जब वो इस घर में न्यूली शिफ्ट हुआ था। फिर वो सारा को एक रिकॉर्डिंग मैसेज भेजता है ये जानने के लिए कि वो कैसी है। वो टीवी ऑफ कर देता है। तभी उसे पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी टीवी अचानक से चालू हो जाता है। उसे फिर रेडियो वॉकी पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बंद करके सोने चला जाता है। सुबह सारा के कॉल से उठता है। सारा ये पूछती है क्या सब ठीक है? तो डैनियल कहता है हाँ, पर क्या हुआ? तो सारा कहती है कि मैं तुम्हारा वॉइस मैसेज नहीं समझ सकी, कुछ क्लियर नहीं था, कुछ अजीब सी आवाज़ें थीं। डैनियल कहता है कि मेरा सिग्नल वीक था, शायद इसके लिए। डैनियल वापस अपना मैसेज सुनता है तो उसे भी कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देते हैं एंड लास्ट में उसे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो रिकॉर्डिंग वो लैपटॉप पर सुनता है तो फिर से एरिक की आवाज़ उसे सुनाई देती है जिससे वो चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन में डैनियल उस लेखक के पास जाता है जिसका उसने टीवी पर इंटरव्यू देखा था, जिसने बुक लिखी थी साउंड्स फ्रॉम द आफ्टर लाइफ।
डैनियल उसे बताता है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और उसने एक आवाज़ रिकॉर्ड की है जो कि उसके बेटे की है, जहां पर वो उसे हेल्प करने के लिए बुला रहा है। डैनियल के बहुत रिक्वेस्ट पर वो राइटर, जिसे इस मूवी में डोमिंगो नाम से इंट्रोड्यूस किया है, वो हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरे दिन डोमिंगो अपनी बेटी के साथ डैनियल के घर पर विजिट करते हैं। उनकी बेटी पूछती भी है कि क्या आपको यकीन है कि ये रिकॉर्डिंग सही है, ये फेक भी हो सकती है। तो डोमिंगो कहते हैं कि कोई बाप अपने बेटे की फेक वॉइस क्यों रिकॉर्ड करके ऐसा करेगा। दोनों डैनियल के घर पहुंचते हैं, जहां डोमिंगो डैनियल को अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसका नाम रुथ है। डोमिंगो को रेडियो वॉकी दिखाई देती है तो डैनियल कहता है कि ये मेरे बेटे की है। उसे इस पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी और उसके अनुसार वो आवाज़ें मेरी ही थी। डैनियल से बात करते हुए डोमिंगो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि मरने के बाद सबको अच्छा ही मिले। डैनियल कहता है मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का था, उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ गलत हो। स्विमिंग पूल पर डोमिंगो डैनियल से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या एरिक स्विम नहीं जानता था। डैनियल कहता है कि स्विमिंग जानता था। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद वो झाड़ियों में फंस गया होगा अपनी बॉल निकालते हुए, पर मुझे पता है ये सही नहीं है। उसे यहाँ अकेले आना पसंद नहीं था। मैं नहीं जानता, पर क्यों मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। उधर रुथ अपना सेटअप रेडी कर रही होती है। डैनियल कमरे में आता है। रुथ बताती है कि ये उसका काम नहीं है, वो तो बस डैड की हेल्प कर रही होती है। डैनियल पूछता है उन मशीनों के बारे में, तो रुथ बताती है कि उपकरण उन आवाज़ों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन पाते। डैनियल कहता है जैसा कि तुम्हारे डैड की बुक में लिखा है। मिस्टर डोमिंगो आते हैं और शुरू करने को कहते हैं। देन डोमिंगो जी अपने इक्विपमेंट लेकर वॉइस के सर्च में लग जाते हैं, पर काफ़ी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। रुथ कहती है शायद उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। डोमिंगो कहते हैं थोड़ा पेशेंस रखो। तभी रुथ को कैमरे पर एक आकृति दिखाई देती है नेगेटिव मोड पर। रुथ को लगता है डैनियल कैमरे में बैठा है। वो मिस्टर डोमिंगो से कहती हैं कि डैनियल को बाहर जाने बोलिए, पर डोमिंगो कहते हैं वो पहले से ही बाहर बैठा है। रुथ कहती है कि वो अपने बेटे के रूम में बैठा है, मुझे कमरे में दिख रहा है। मिस्टर डोमिंगो कहते हैं मैं अभी भी देख रहा हूँ, डैनियल बाहर है। जब रुथ कैमरे को नॉर्मल मोड पर करती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता है और नेगेटिव मोड पर कोई बैठा दिखता है। मिस्टर डोमिंगो पूछते हैं क्या तुम सच में उस लड़के के रूम में किसी को देख रही हो। तो रुथ कहती है ये काफ़ी अजीब है। डोमिंगो उसी कमरे में जाना शुरू करते हैं तो उन्हें आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कैमरे में पहुंचने के बाद डोमिंगो पूछते हैं रुथ क्या वो अभी भी कमरे में है, पर रुथ कहती है कि सिग्नल इशू हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं सुन पा रही है। पर डोमिंगो को विस्परिंग सुनाई दे रही थी। तभी रुथ कहती है पापा आपको अभी वहाँ से निकलना होगा, वो जस्ट आपके सामने है। पर मिस्टर डोमिंगो को कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता, पर अजीब सी विस्परिंग सुनाई देती है। वो आवाज़ को थोड़ा और क्लियर करते हैं, लाउड करते हैं इक्विपमेंट से। तभी आवाज़ बहुत ही लाउड हो जाती है तो डोमिंगो इक्विपमेंट जल्दी से निकाल देते हैं। फिर सब साथ में कैमरे में उस वीडियो को देखते हैं, रिकॉर्डिंग। डैनियल पूछता है कि वो कौन है, तो मिस्टर डोमिंगो कहते हैं कि काश मैं इसका जवाब दे सकता था। डैनियल पूछता है कि क्या आपने वहाँ किसी को देखा, तो उन्होंने मना कर दिया। डैनियल कहता है कि आप क्या कहना चाहते हो कि मेरे घर में कुछ है। रुथ गुस्सा हो जाती है तो डोमिंगो कहते हैं यह एक असामान्य घटना है, बस इसे ऐसे ही लो। रुथ कहते हैं ये सब समझने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। डोमिंगो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है, हमने रिकॉर्ड किया है, हम कल भी कोशिश करेंगे। रात में रुथ अपने सेटअप वाले कमरे में ही सोई थी। डोमिंगो किसी सपने से जाग जाते हैं, फिर उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। डोमिंगो अपनी बेटी को सोचकर पूछते हैं रुथ क्या ये तुम हो। कोई जवाब न मिलने पर वो उठकर देखने जाते हैं। आगे उन्हें किसी लेडीज़ की विस्परिंग आवाज़ सुनाई देती है, लेट्स गो, आई एम वेटिंग फॉर यू। वो एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ उन्हें उनकी वाइफ दिखाई देती है। मिस्टर डोमिंगो कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, तो उसकी वाइफ कहती है नहीं, और यकीन दिलाने के लिए किस करती है। उनसे पूछती है क्या वो उसे याद करते थे, तो डोमिंगो हाँ में सर हिलाते हैं। वो कहते हैं तुम जरा भी नहीं बदली सोफिया। वो कहती है मैंने इस समय के लिए बहुत इंतज़ार किया है, और तुमने, तो मिस्टर डोमिंगो भी हाँ में सर हिलाते हैं। तब सोफिया एक चाकू उठाकर डोमिंगो का हाथ काटने लगती है और डोमिंगो मना भी नहीं कर पाते, जैसे सम्मोहित हो गए हों। वो रुकने को कहते हैं तो सोफिया कहती है हम फिर से एक हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोफिया न होकर कोई शैतानी औरत थी। अचानक तभी रुथ वहाँ आ जाती है, जिससे मिस्टर डोमिंगो को होश आता है तो देखते हैं कि वो खुद ही अपने हाथ को चाकू से काट रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। रुथ डैनियल को बुलाती है मदद के लिए।
नेक्स्ट सीन में सारा को किसी का कॉल आता है। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ एरिक था। सारा गुस्से में पूछती है, ये कैसा मजाक है, कौन बात कर रहा है? एरिक कहता है, मैं एरिक हूँ, आपको यहाँ आना होगा मेरी हेल्प के लिए। वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। सारा पूछती है, कौन? तो एरिक कहता है, कोई है, पापा साथ लाया है। सारा पूछती है, तुम कहाँ हो? तो एरिक कहता है, मैं अपने रूम में हूँ, छुपा हूँ बेड के नीचे। कॉल कट जाता है और सारा परेशान हो जाती है कि उसके बेटे की तो डेथ हो चुकी थी। सुबह हम देखते हैं कि डोमिंगो सो रहे होते हैं और एक अजीब सा हाथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो करवट बदलते हैं तो हाथ गायब हो जाता है। उधर रुथ सिगरेट पीने बाहर निकलती है तो देखती है पेड़ पर बहुत सारी बिल्लियों को मारकर टांगा गया था। वो घबरा कर डैनियल के पास जाती है। अगले सीन में डैनियल बिल्लियों को दफनाते हुए डोमिंगो से पूछता है कि क्या आपने पहले भी ऐसा देखा है? तो कहते हैं, कभी नहीं। डोमिंगो कहते हैं कि मुझे लगता है जो वॉइस तुमने रिकॉर्ड की है वो तुम्हारे बेटे की नहीं है। डैनियल कहता है, मैं मेरे बेटे की आवाज़ कहीं भी पहचान सकता हूँ। तभी सारा वहाँ वापस आ जाती है। वो डैनियल से डोमिंगो के बारे में पूछती है तो डैनियल कहता है वो मेरे दोस्त हैं। वो वहाँ से घर में जाती है। सीन चेंज होता है, हम रुथ को देखते हैं। वो शायद मार्केट से दवा लेने गई थी। वापस आते हुए एक लेडी उसे घर में बुलाती है। वो कहती है, तुम उसी घर से हो ना जिसमें से आवाज़ें आती रहती हैं, अंदर आ जाओ। और उससे कहती है, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। वो आवाज़ें हमारे बारे में सब जानती हैं, वो हमें फंसा लेती हैं और जब तक तुम्हें पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। उधर सारा एरिक के कमरे में जाती है। वो बेड के नीचे देखती है जैसा कि एरिक ने फ़ोन पर कहा था, पर वहाँ कोई नहीं था। वो वापस आने लगी तो बेड के बगल में उसे एरिक बैठा दिखाई देता है। वो अपने खिलौने से खेल रहा होता है। वो उसके पास जाती है तो बेड के नीचे भाग जाता है। वो बेड के नीचे देखने जाती है, तभी एक मक्खी उड़ते हुए वहाँ पे भी आ जाती है। सारा बेड के नीचे देखती है, दूसरी तरफ से किसी के पैर दिखाई देते हैं, पर ऊपर कोई नहीं रहता। वो फिर से नीचे देखती है, आवाज़ें आना तेज़ हो जाती हैं यहाँ पे भी। और सारा देखती है कि वो पैर जो दिखाई दे रहे थे वो बेड पर चढ़ जाते हैं। वापस ऊपर देखती है तो ऊपर कोई नहीं रहता। वो फिर से नीचे देखती है, इस बार नीचे भी कोई नहीं था। तभी एरिक कूद कर भागता है। सारा भी डर कर पीछे को भागती है। पीछे उसका हाथ किसी के पैर पर पड़ता है और हम देखते हैं कि सारा के पीछे लंबे लंबे नाखून वाले हाथ थे। तभी अचानक उसके मुंह पर कोई हाथ रख देता है। सीन चेंज हो जाता है। यहाँ मिस्टर डोमिंगो मोबाइल पर कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं जो शायद रुथ को वो मार्केट में मिली हुई औरत ने दिए होंगे। फ़ोटोज़ में कई लोगों को एक साथ फांसी पर लटकते हुए दिखाया गया है। वो इन फ़ोटोज़ को डैनियल को दिखाते हैं और एक फ़ोटो में कुछ बिल्लियों को पेड़ पर रस्सी से लटकते हुए दिखाया गया है, जैसा डैनियल के घर के सामने हुआ था। डैनियल कहता है कि उसका क्या मतलब है। मिस्टर डोमिंगो कहते हैं यह खतरे का अंदेशा है। यह पुराने समय में एक धमकी की तरह यूज़ किया जाता था अगर कोई बाहरी उनकी सीमा को पार करता था। डैनियल पूछता है, किसकी सीमा, किसका एरिया? रुथ कहती है, विच की। कुछ 300 साल पहले ये घर एक कोर्ट की तरह यूज़ होता था, न्यायिक जांच के लिए। रुथ आगे कहती है कि उन्होंने जरूर दर्जनों निर्दोष औरतों के यहाँ टॉर्चर किया होगा, मारा होगा। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सामने के शीशे को तोड़ते हुए सारा की लाश लटकते हुए कमरे में आ जाती है। डैनियल दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो पहले ही मर चुकी होती है और अब सारा के भी ईयर से वो मक्खी निकल के उड़ जाती है। ये मक्खी बहुत खतरनाक है। सारा का पैर में भी कांच के टुकड़े लगे रहते हैं। पुलिस और एम्बुलेंस आती है। पुलिस वाले थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं। मिस्टर डोमिंगो फिर से उन फोटोज़ को देखते हैं, जिसमें से एक फ़ोटो को जूम करके देखते हैं। उस फोटो में एक लेडी के हाथों को बांध कर लटकाया गया था और उससे कहते हैं कि शायद मैं जानता हूँ कि हम बाकी लोगों को कहाँ ढूंढ सकते हैं जो टॉर्चर किए गए हैं। रुथ कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। डोमिंगो कहते हैं कि वो यहाँ है, वो हमसे कुछ कहना चाहती है। तुमने भी देखा ना, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी की तलाश में रहा, मैं नहीं जा सकता। रुथ कहती है कि आप ये सब मॉम की वजह से कर रहे हैं ना। क्या हुआ था डैड, मुझे बताइए क्या हुआ था मॉम के साथ। मुझे जानना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। मैं अब बच्ची नहीं रही। डोमिंगो कहते हैं, तुम अभी भी मेरी प्यारी छोटी बच्ची ही हो। बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं हमेशा, पर तुम एक दिन जरूर समझोगे कि हमेशा हर चीज़ से भागना ही कोई जवाब नहीं होता। डैनियल कमरे में उदास बैठा हुआ था। तभी रेडियो वॉकी पर उसे फिर से एरिक की आवाज़ आती है, पापा प्लीज़ हेल्प पापा। तभी उसे बगल के ट्रांसपेरेंट कर्टन्स के पीछे सारा दिखाई देती है। उसकी गोद में
एरिक होता है, पर जैसे ही वो कर्टन हटाता है वहाँ कोई नहीं होता। तभी कर्टन्स के पीछे से कोई उस पर कूद पड़ता है। वो बचकर खड़ा होता है तो कहीं कोई नहीं था। रुथ अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसके एक मॉनिटर पर उसे सारा का वीडियो दिखाई देता है। वो मिस्टर डोमिंगो को बुलाती है। दोनों देखते हैं कि वीडियो में सारा ने खुद ही रस्सी को गले में डालकर कमरे से नीचे कूद गई थी। जब रुथ वापस वीडियो को नेगेटिव मोड में प्ले करती है तो कमरे में कोई और भी आकृति नजर आती है। तभी उन्हें ऊपर के कमरे में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो दोनों भागकर ऊपर जाते हैं। डैनियल हाथ में गन लेकर फायर कर रहा होता है। वो कहता है कि वो यहीं है। सब जगह उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मिस्टर डोमिंगो कहते हैं, शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। वो डैनियल को समझाकर उसके हाथ से गन ले लेते हैं। डैनियल कहता है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम कैसे जीते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं जान पाऊंगा कि मेरी फैमिली को क्या हुआ, क्यों हुआ। ये सब मेरी गलती है। मैं उन दोनों को यहाँ लाया था। अब मैं क्या करूँ। मिस्टर डोमिंगो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये सब इस घर में कहाँ से और क्यों हो रहा है। वो डैनियल को एक टॉर्चर रूम की पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं, अगर ये घर एक कोड की तरह यूज़ होता था तो जो लोग यहाँ मारे गए हैं वो ज़रूर हमारे पैरों के नीचे ही छुपाए गए होंगे। डैनियल कहता है कि फिर शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ कैसे जाना है। सब लोग नीचे जाते हैं। डैनियल उस जगह को तोड़ता है जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ थी और शुरुआत में डैनियल ने यहाँ दवा स्प्रे की थी। दीवार तोड़ने पर अंदर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स मिलती हैं। फिर तीनों एक साथ नीचे जाते हैं। नीचे उन्हें बहुत सारे पुराने इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिनसे लोगों को टॉर्चर किया गया होगा, मारा गया होगा। फिर अंदर और नीचे जाने का रास्ता मिलता है जहां बहुत सारी फ्लाइज बजिंग कर रही थी। यहाँ उन्हें एक बड़े से पिंजरे में एक स्केलेटन मिलता है। डैनियल पूछता है कि उन्होंने इसके मौत का क्या किया होगा, क्योंकि स्केलेटन का माउथ पूरा टूटा हुआ था। डोमिंगो कहते हैं, पहले के न्यायिक अधिकारी चाहते थे कि सज़ा वैसी ही होनी चाहिए जैसा क्राइम किया गया। अगर क्राइम जैसे झूठ बोलना, हेरा फेरी करना है तो सज़ा में दोषी को ऐसा टॉर्चर किया जाना चाहिए कि वो दोबारा ऐसा ना कर सके, मतलब मौत से रिलेटेड। मिस्टर डोमिंगो उस पिंजरे को छूते हैं तो उन्हें वो घटना दिखाई देती है जो उस लेडी के साथ हुआ था जिसका ये स्केलेटन था। वो बताते हैं कि वो अपनी आवाज़ से ही शैतान को जगाती थी, बुराई फैलाती थी, इसीलिए उन्होंने इसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। इतने समय से इसने अपना गुस्सा रोके रखा था, बदले की भावना को दबा कर रखा था। प्रथा के अनुसार एक विच को जलाकर ही खत्म कर सकते। फिर सब लोग बाहर जाते हैं इस विच के सेक्टर को जलाने के लिए, ऑयल लाने के लिए, यानी पेट्रोल या डीजल ऐसा कुछ भी। डैनियल तेल का केन डोमिंगो को देता है। डोमिंगो कहते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, तब तक तुम और कुछ लेकर आओ। डोमिंगो रुथ को भी बाहर रुकने बोलते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो तुम यहाँ से चली जाना। ये प्रॉमिस लेकर वो अंदर जाता है। अंदर वापस उन्हें किसी की अजीब सी विस्परिंग सुनाई देती है। तभी डोमिंगो को उनके सामने उसी लेडी को कैसे टॉर्चर किया गया था वो सब दिखाई देता है, कैसे उसके माउथ को डिस्ट्रॉय किया गया था। तभी उनके हाथ में ली हुई लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी उनके सामने वो विच आती है जो थोड़ी दूर पर खड़ी रहती है, डराने की कोशिश करती है। टार्च की लाइट एकदम बंद हो जाती है। थोड़ी देर में लाइट सही होती है तो विच चिल्लाते हुए डोमिंगो को डराने की कोशिश करती है। विच की आवाज़ सुनकर रुथ कई बार उन्हें बुलाती है। तभी रुथ को कोई विस्परिंग सुनाई देती है। वो ढूंढते हुए जाती है तो उसे उसकी माँ दिखाई देती है। वो रुथ को अपने पास बुलाती है, पर रुथ समझ जाती है कि ये उसकी माँ नहीं है। वो मना कर देती है। तो वो विच एक कमरे में जाती है। रुथ भी उसके पीछे जाती है। तभी अचानक वो विच अपने रूप में रुथ पर चिल्लाते हुए अटैक करती है। रुथ पीछे की तरफ गिरती है। तभी वो विच हमें उसके पीछे आते हुए दिखाई देती है। रुथ के हाथ में एक कटर था। उसे एहसास होता है कि जबकि कोई उसके पीछे आ रहा है। तब वो खुद को अलर्ट रखती है अटैक के लिए। उसी समय फिर से वो मक्खी वहाँ भी आ जाती है, रुथ के हाथ पर बैठ जाती है। ये मक्खी जहाँ जहाँ मक्खी जाती है कांड होता है। सीन चेंज होता है। डैनियल अभी भी अपने गैरेज में है। तभी वहाँ एरिक की बॉल आती है। वो बॉल की तरफ देखता है। तभी कोई उसके पीछे से भागते हुए जाता है। वो डरकर पीछे देखता है पर कोई नहीं था। फिर अचानक उसके सामने कोई आ जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखाई देता है। वो उधर ही देख रहा होता है। तभी उसे पीछे से वो विच डैनियल पर चिल्लाते हुए डराने की कोशिश करती है। वो बचकर दूसरी तरफ खड़ा होता है।
तभी उसे फिर से सारा और एरिक दिखाई देते हैं। सारा कहती है उसे ऐसा मत करने दो वरना हम भी नहीं रहेंगे। डैनियल कहता है मैं तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ। एरिक कहता है हम भी करते हैं और आप हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते। डैनियल दोनों को प्यार से गले लगाता है पर हम देखते हैं कि डैनियल ने उस विच को ही गले लगाया था और वो मक्खी वहाँ आसपास उड़ती रहती है। सीन फिर से चेंज होता है। मिस्टर डोमिंगो वहाँ अंदर देखते हैं। वो टॉर्च लाइट को एक जगह सेट करते हैं जहाँ से उसकी लाइट उस स्केलेटन पर पड़ती रहती है। वो केरोसिन ऑयल को स्केलेटन पर डालते हैं, तभी उन्हें विस्परिंग सुनाई देती है। वो पीछे देखने लगते हैं आवाज़ की तरफ। किसी के ना दिखने पर वो वापस केरोसिन को स्केलेटन पर डालने लगते हैं, तभी रुथ वहाँ आ जाती है और वो कटर मिस्टर डोमिंगो के पेट पर मारती है। मतलब वो पजेस हो चुकी थी। मिस्टर डोमिंगो चौंक कर रुथ को देखते हैं, उसे मना करते हैं। रुथ की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। डोमिंगो कहते हैं रुथ तुम्हें लड़ना होगा, और रुथ आगे बढ़ती रहती है। डोमिंगो वहाँ पड़ी गन उठा लेते हैं। यहाँ डैनियल खुद पर ही सारा केरोसिन डाल लेता है और गैस लाइटर ऑन कर लेता है। तभी मिस्टर डोमिंगो रुथ को एक धक्का देते हैं और स्केलेटन पर गन फायर कर देते हैं, जिससे स्केलेटन जल जाता है। स्केलेटन के जलते ही रुथ सही हो जाती है। उसके दूसरे ईयर से वो मक्खी भी निकल जाती है और डैनियल भी लाइटर फेंक देता है। रुथ अपने फादर डोमिंगो को बचाकर बाहर लाती है, फिर बैंडेज लगाती है। फिर सीन चेंज होता है। मिस्टर डोमिंगो आराम से लेटे रहते हैं। रुथ आती है। डोमिंगो कहते हैं मैं जानता हूँ कि इन सब से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, पर मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारी माँ के डेथ के पीछे ज़रूर कोई दूसरी बुराई है। जिस तरह से उसकी मौत हुई मुझे वो बहुत डरावना और बेतुका लगा था। मैं समझ गया था कि शैतान होते हैं और ये हमें ज़रूर असर करते हैं, और अगर ये सच है तो अच्छी आत्माएं भी ज़रूर होंगी। रुथ मुस्कुराती है, कहती है ये तो अब क्या। डोमिंगो कहते हैं अब तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जियो, या फिर चाहो तो कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड प्रीश ने एक मेल किया है। वो चाहते हैं कि मैं एक लड़की का केस हैंडल करूं। रुथ कहती है क्या ये एक्सॉर्सिज्म है। तो डोमिंगो कहते हैं नहीं, ये बस एक इंटरव्यू रहेगा। रुथ कहती है पर अभी आपको आराम की ज़रूरत है और मुझे एक लंबी छुट्टी की। यहाँ ये सब चल रहा था, उधर अभी तक कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बाकी था। डैनियल एरिक के कमरे में जाता है तो उसकी सारी ड्राइंग देखता है, जहाँ वो देखता है कि एरिक ने पहले ही से सारी होने वाली घटनाओं की ड्राइंग बना रखी थी। लेडी कंसल्टेंट की मौत, सारा की मौत, पेड़ पर लटकी बिल्लियों की ड्राइंग, या फिर मिस्टर डोमिंगो के हाथ काटने की, सब कुछ उसने ड्रॉ करके रखा था। पर एक ड्राइंग देखकर उसे कुछ याद आता है। जिस रात एरिक की डेथ हुई थी, डैनियल ही वो था जो पजेस था। उस विच ने डैनियल को पजेस कर लिया था। विच ने डैनियल के ईयर में मक्खी को प्रवेश कराया था जब वो सो रहा होता है, जिसके बाद डैनियल ने ही एरिक को ज़बरदस्ती ले जाकर स्विमिंग पूल में डुबाकर मारा था। और उसी वक्त एरिक चिल्ला रहा था पापा प्लीज़ हेल्प पापा। डैनियल पजेस था और ये सब करने के बाद वो वापस आकर सो गया था। तभी डैनियल के पिलो पर खून लगा था, वो मक्खी निकलते हुए, जो कि उसके ही ईयर से निकला था उसी रात। रुथ डैनियल को उसके कमरे में ढूंढने आती है तो वो भी सारी ड्राइंग को देखती है, पर वहाँ स्विमिंग पूल पर ये सब याद आ जाने के बाद डैनियल खुद को माफ़ नहीं कर पाता और खुद को शूट कर लेता है और उसी स्विमिंग पूल में गिर जाता है। स्विमिंग पूल में वो ड्राइंग रहती है जिसमें एरिक ने वही ड्रॉ किया था कि कैसे डैनियल ने उसे स्विमिंग पूल में डुबाया था, और कमरे में एक और ड्राइंग थी उसी तरह जैसे डैनियल ने खुद को शूट किया था स्विमिंग पूल पर बैठे हुए। रुथ गन शॉट की आवाज़ सुनकर भागते हुए आती है, पर तब तक सब खत्म हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी तो बहुत अच्छी थी दोस्तों, लेकिन एंडिंग काफ़ी सैड थी रियली। मतलब एंडिंग देख के ना मैं काफ़ी अंदर से वो हो गया था इमोशन। तो स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी डरावनी है। अगर आप मूवी देखना चाहें तो देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पर है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आपको पसंद भी आएगी। और आई थिंक सारी स्टोरी आपको समझ में आएगी होगी कि ये जो डैनियल है, ये जो घर लिया था इन्होंने रेनोवेट करने के लिए। यहाँ पे पहले कुछ विचेस थी जिनको काफ़ी टॉर्चर किया गया था और उसी ने बदला लिया था, और एक दिन उसने डैनियल को ही पजेस करके उसके ही बेटे को डेथ करा दिया उसके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, लेकिन जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको थोड़ा इग्नोर करके प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा
और थोड़ा वीडियो ये चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं और आगे बढ़िया काम कर सकूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।